हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया गया है। इसका कार्यकाल बताया गया 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। अगर इसको आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि गुलाम वंश के उत्थान से लेकर मुगल काल के उत्थान के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। या इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप इनके जो क्रम है उनको याद रखिएगा। एक बार दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंश शासन करते हैं, इन पांचों वंशों के बारे में जान लेते हैं, साथ ही साथ उनका क्रम जान लेते हैं। अगर इससे संबंधित कभी क्वेश्चन आए या जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन आए होंगे उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। ये 5 वंश थे। पहले गुलाम वंश शासन करते हैं, फिर उसके बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं और जो अंतिम वंश होता है वह लोदी वंश होता है। लोदी वंश का जब पतन होता है उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ होता है। जब लोदी वंश का पतन होता है तो दिल्ली सल्तनत का वह पतन होता है, न कि लोदी वंश का पतन होता है। एक ही साथ कह सकते हैं कि लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का पतन होता है। ये थे ये 5 वंश जो थे, उनको 5 वंश थे, उसके शासन उनका यही क्रम था। जिस तरह उनको क्रम बताया गया है सेम वैसे ही क्रम पे वे शासन करते हैं। उसी तरह हम लोग अभी तक इन 5 वंशों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी तक 2 वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे 2 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया उसको याद रखिएगा या रिविजन करते रहिएगा। उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में गलत न कर सकें। और हम लोग जो अगला कह सकते हैं, अगला वंश पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश के अंतर्गत हम लोग देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है उसे तुगलक वंश कहते हैं। ये वंश के क्रम में देखेंगे तो तीसरा होगा। और अगर शासनकाल के हिसाब से देखेगा कि दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक शासनकाल करने वाला ये पहला वंश होता है जो लगभग 94 वर्ष शासन करता है। कब से कब तक? 1320 से लेके 1414 ईस्वी इसका शासनकाल होता है। साथ ही साथ इसके संस्थापक या उसके जो तुगलक वंश है इसके पहला जो शासक होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक होते हैं गियासुद्दीन तुगलक। कौन? गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इन्होंने अपने प्रजा के हित में या दिल्ली सल्तनत के विस्तार में क्या क्या योगदान दिया, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग अभी तक जो कह सकते हैं तुगलक वंश के सबसे प्रभावशाली शासक होते हैं या कह सकते हैं दिल्ली विस्तार करने में, दिल्ली सल्तनत को जिन्होंने दिल्ली विस्तार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम लोग उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश के सबसे प्रभावशाली शासक होते हैं जिन्होंने दिल्ली के विस्तार में कार्य करते हैं। इनके अगर शासनकाल के बारे में बात की जाए तो इनका शासनकाल कब से कब? 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच ये होता है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब? 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक शासन करते हैं। ये था। उसके बाद हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन किया था। अगर अध्ययन के दौरान हम लोग अगर जैसे रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु मिस कर दे रहे हैं तो उसको आज ही जब रिवीजन होता है इससे हमको याद भी हो जाता है। जो आज की क्लास होती है हम उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इस वजह से हम लोग जो रोजाना होता है क्लास को रिवीजन करते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास प्रारंभ करते हैं। रिवीजन करने से आप ही लोगों का फायदा होता है, इसी वजह से रिवीजन कराया जाता है। कल की क्लास में आपको बताया गया था जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं वे अपने साम्राज्य को कैसे चाहते हैं? एक विश्वासपूर्ण साम्राज्य, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ऐसे साम्राज्य की वो अपेक्षा करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बताया गया था उनके समय में 2 साम्राज्य का उदय होता है, विजयनगर, क्या कौन सा नगर? विजयनगर। इसकी स्थापना कब होती? 1336 ईस्वी में। और उसके बाद बहमनी राज्य की स्थापना होती है। बहमनी राज्य की स्थापना होती है। इसका कब होता है स्थापना? 1347 ईस्वी में। ये 2 नए राज्यों का कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये 2 नए राज्यों की स्थापना होती है। इसके साथ आपको बताया गया था जो इब्न बतूता थे, या कह सकते हैं आपको बताया गया था इब्न बतूता
इब्न बतूता कहाँ का बताया गया था? ये मोरक्को के निवासी होते हैं। मोरक्को जो होता है अफ्रीका में अवस्थित है। ये मोरक्को के निवासी होते हैं। इन्होंने जो इब्न बतूता थे ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। उसके बाद आने के पश्चात इन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत में इनकी जो पुस्तक होती क्या आती है? किताब-ए-रिहला। इनकी पुस्तक क्या थी? यहाँ लिख गए हैं किताब-ए-रिहला। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का विवरण दिया है कि किताब-ए-रिहला में इन्होंने दिया है कि और इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक इनके शासनकाल में सभी गतिविधियों को इस पुस्तक में लिखा है। खास करके उनके शासन में कौन-सी विधियाँ थी और उनके जो यात्रा वृत्तांत ये पुस्तक है उसमें उन्होंने डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया। कौन-सा? डाक व्यवस्था। ये उसमें उन्होंने अवस्थित किया था, डाक व्यवस्था। इसके साथ-साथ इन्हीं को जो था दिल्ली का काजी भी नियुक्त करते हैं। ये भी बताया गया था। इसके साथ-साथ 1342 ईस्वी में इन्हें क्या करते हैं? 1342 में चीन का राजदूत भेज देते हैं, चीन में राजदूत के रूप में। ये जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काजी पद पर नियुक्त होते हैं, उसके बाद इन्हें 1342 ईस्वी में कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से ये चीन के दूत के रूप में वहाँ पे भेजे जाते हैं। ये था जो इब्न बतूता थे इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। साथ-साथ आपको ये भी बताया गया था उनके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनके व्यापार का ये कह सकते हैं जो उनके संबंध थे किससे थे? चीन था तभी इसलिए इन्होंने दूत भेजा था। चीन था, मिस्र था। चीन, मिस्र व ईरान के साथ इनके जो व्यापारी संबंध थे, ये कह सकते हैं इनके इन देशों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध था। कौन थे? चीन, ईरान और मिस्र थे। उसके साथ-साथ आपको बताया गया था इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण यहाँ इन्होंने दिल्ली के पास जहानपुर, दिल्ली के पास इन्होंने जहांपनाह नगर की स्थापना करते हैं। ये आपको बताइए कहाँ पे? दिल्ली के पास एक स्थान है जहाँ पे उन्होंने जहांपनाह नगर की स्थापना करते हैं। ये आपको कल की क्लास में बता दिया गया था। अब आज की क्लास में उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो उनकी नीतियाँ थी, कौन-कौन सी उनकी नीतियाँ थी और उन नीतियाँ कैसे विफल होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास को देखते हैं। चलिए देखते हैं आज की जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी नीतियों में सबसे पहले हम देख लेते हैं उनको ना राजधानी स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? राजधानी स्थानांतरण। आखिर मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरण कब की थी? 1326 से 27 के बीच में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरण करते हैं। आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरण करते हैं? इसके बारे में जानेंगे। देखिए, राजधानी स्थानांतरण करने का मतलब है आपको इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे देखा जाए तो आपको मैप के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे ये मान लीजिए मैप था, यहाँ से दिल्ली से संचालन किया जा रहा था। जैसे अब यहाँ कई राज्य हैं जिनका एक से आधिपत्य हो गया था। अगर यहाँ से संचालन करने में उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी या कह सकते हैं जो यहाँ दक्षिण भारत के राज्य थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने सोचा कि एक पॉइंट ये भी मान लीजिए दिल्ली को यहाँ स्थानांतरित करनी या इन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यहाँ ये पॉइंट लिखिए, दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ से करते हैं? दिल्ली से इन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करते हैं क्योंकि यहाँ से संचालन करने में काफ़ी दिक्कतें होती। इस वजह से उन्होंने सोचा कि यहाँ स्थानांतरण करने से जो दक्षिण भारत का राज्य है और उत्तर भारत के राज्य हैं दोनों को एक साथ संचालन करने में आसानी होगी। एक तो ये एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये भी था कि देखा जाए तो आपको बताया गया था जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। वही आक्रमण देखा जाए तो जो तुगलक वंश होते हैं उनके शासनकाल में भी आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। इसी वजह से वो अपने राजधानी को बचाने के लिए कह सकते हैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को स्थानांतरित करते हैं। यहाँ लिख देते हैं मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये दूसरा फैक्ट था। और तीसरा उन्होंने बताया गया कि
अगर देखा जाए कब से पूछा जाए कि अगर जैसे कोई भी राजा होते हैं, अगर वो अपनी राजधानी परिवर्तित करते हैं तो उनमें कई समस्याएँ आती हैं। जैसे अब कहीं भी राजधानी स्थानांतरित कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर निर्माण करना होगा या कह सकते हैं भवन बनाना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ जो राजा के राजसी परिवार होंगे या उनके शाही जो होंगे, वो उनको स्थानांतरित करने में काफ़ी इधर से साम्राज्य का हेरफेर होगा या कह सकते हैं राजस्व का व्यय होगा। और राजस्व के व्यय होने की वजह से इनके साम्राज्य में देखा जाए तो एक अलग ही माहौल या कह सकते हैं अलग ही विद्रोह का माहौल उत्पन्न हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं? बड़ी संख्या में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों का हस्तांतरण, लोगों का प्रवास। जब कोई राजा होते हैं कि राजधानी को परिवर्तन करेंगे उस समय दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाने में उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी। जैसे कोई भी राजा या कह सकते हैं कोई भी कारीगर होगा या कोई भी व्यवसायी होगा, अगर वह दिल्ली में कार्य कर रहा है, दिल्ली से अगर वह यहाँ दौलताबाद आ रहा है तो उसका देखा जाए तो जो कारोबार होगा काफ़ी क्षति होगा या कह सकते हैं काफ़ी नुकसान होगा। इस नुकसान को देखते हुए इस वजह से इनके साम्राज्य में अलग ही विद्रोह तरह का माहौल उत्पन्न हो गया था, क्योंकि जो राजा के कर्मचारी होंगे या जो उनके सहयोगी संबंधी होंगे, यहाँ से जैसे जो भी राजसी यहाँ के जो शासक होंगे या कह सकते हैं कार्य करने वाले होंगे या उनके जो भी मंत्री होंगे, यहाँ से यहाँ आने में ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो भौगोलिक माहौल होगा ये अंतर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने जो भी इनके सगे संबंधी होंगे इनके साथ काफ़ी दूरियाँ बढ़ती जाएगी। इसी वजह से लोग जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे वे राजधानी परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। लेकिन इनके कई कारण थे, कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक भी उन्होंने अपनी नीतियों की वजह से ही ये देखा जाए तो उनका ये विफल होता है, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद करते हैं मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए वे राजधानी को परिवर्तन करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण होगा जिससे राजस्व व्यय होगा और जो राज्य होगा या दिल्ली सल्तनत होगा उन्हीं को काफ़ी क्षति होगी। उसके पश्चात इन्होंने ये करने के पश्चात 2 वर्ष बाद इन्होंने 2 वर्ष पश्चात कह सकते हैं 2 वर्ष बाद इन्होंने पुनः राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। क्या करते हैं, जैसे 1326-27 में इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद करते हैं, लेकिन 2 वर्ष पश्चात इन्होंने फिर दौलताबाद से राजधानी को दिल्ली में परिवर्तित कर देता है। कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछ ले कि वह कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ इतिहासकार होंगे इनके बारे में अलग अलग अपनी ओपिनियन ये कह सकते हैं, इनके बारे में अलग अलग अपना निर्णय देंगे या अपने अपने अलग अलग व्याख्यान देंगे। उसमें से जो इब्न बतूता है इनके बारे में लिखते हैं, इब्न बतूता इनके बारे में लिखते हैं अब सोचिए अगर कोई राजधानी कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति होंगे जो दिल्ली में इतने अगर शिक्षित होंगे, अगर ये देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक थे। शिक्षित शासक होने के साथ साथ जो इसमें युद्ध विख्यात है उन्हीं को अपने सरकार या कह सकते हैं अपने साम्राज्य में या कहते हैं अपने कार्यभार में उन्हीं को स्थान दे रहे थे। और जो भी जैसे कह सकते हैं कि पहले से जो प्रथा चली आ रही थी जिसमें आप योग्य हैं या नहीं हैं, अगर आपके कोई भी ताऊ, चाचा, पापा या मामा उस कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कार्यरत है तो वह उन्हीं को अपने शासनकाल में या कह सकते हैं कि सिंहासन पे या कह सकते हैं कि जो भी हो, जो भी पद खाली होता था उन्हीं को आसीन करते थे या उन्हीं को आरूढ़ करते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं था। ऐसा ना होने की वजह से साम्राज्य में देखा जाए तो कुछ लोगों के प्रति इनके विद्रोह की भावना थी। इसी वजह से इनके बारे में अपमानजनक पत्राचार होने लगा। अपमानजनक पत्राचार होने लगा। ये कौन लिखता है? इब्न बतूता लिखते हैं। जबकि ये चीज़ देखा जाए तो अगर कोई भी राजा होगा उसके साम्राज्य में राजा के खिलाफ अगर कोई पत्राचार कर रहा है या राजा के बारे में अनर्गल बातें फैला रहा है तो राजा उनको दंड देने के लिए, इसमें भी दंड देने का प्रावधान उन्होंने बताते हैं, दंड देने के लिए उन्होंने फिर राजधानी स्थानांतरित करती है। ये इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखता है कि उन्होंने इस वजह से राजधानी परिवर्तित की थी। जबकि ये चीज़ देखा जाए तो लगभग गलत या कह सकते हैं कि
तथ्यात्मक नहीं लगती हैं। इस वजह से क्या लिखते हैं इब्न बतूता इनके बारे में क्या लिखते हैं, वे चाहते थे कि जो दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली के लोग थे, राजा के बारे में अनर्गल या कह सकते हैं अपमानजनक बातें करने लगे थे या उनके बारे में जो गलत पत्राचार करने लगे थे, इस वजह से उनको दंड देने के लिए वे राजधानी को परिवर्तित करते हैं। ये इब्न बतूता का कहना था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे आखिर उन्होंने जो कृषि विभाग होता है इन सब के बारे में क्या क्या अपना योगदान देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।